नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं नहले पे दहला। बाबा से जानिए नीतीश का दाव, जिसने लालू और बीजेपी नहीं समझ सके। एक झटके में पलट गई है पूरी गेम और नीतीश कुमार जो है इस वक्त सबसे बड़े नेताओं में से फिर से बिहार में उभर कर सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ लगातार सर्वे रिपोर्ट आ रही है, उन सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी यादव को आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने जो दाव चली वो दाव लालू बीजेपी सभी को परेशान करके रख दी। और इसी बात पर हम बाबा से जानेंगे कि नीतीश कुमार का ये दाव बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असरदार होगा और इससे नीतीश को कैसे फायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ी चाल जो है बिहार में चल दी है। देखिए विकास, जो बिहार की राजनीति है उस राजनीति में आप भले ही बहुत सारे नेता हुए, एक से एक दिग्गज बिहार में हुए, लेकिन बिहार की राजनीति में जब सियासी राजनीति की, चुनावी राजनीति की बात होगी तो ऐसे में दो लोगों का नाम बहुत जरूरी हो जाता है, एक लालू प्रसाद और दूसरे नीतीश कुमार। देखिए 15 साल कोई ऐसे शासन नहीं कर लेता है और 20 साल कोई ऐसे ही सत्ता पे नहीं रह जाता है। कहीं ना कहीं उसकी रणनीति बाकी लोगों से अलग होगी, तभी तो वो रह रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी पिछले 35 सालों से पिछलगू बन के घूम रही है इन दोनों के पीछे, तो इसके मायने तो कुछ जरूर होंगे। आपको पता है विकास की 2025 के लिए नीतीश कुमार ने ये तय कर दिया, उनकी पार्टी ने तय कर दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस फॉर्मूले के साथ वो मैदान में उतरेंगे और नीतीश कुमार ने इसके लिए अपनी रणनीति भी तय कर ली है। बिहार में चंद महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बार बार आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के साथ साथ बिहार में फिर से सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार इन तैयारियों में बिल्कुल चुप नजर आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा नीतीश कुमार चुनावी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। केंद्र में बिहार चुनाव की धमक सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। नेता एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे बयान और तल्ख होते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में आयोगों के पुनर्गठन का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। इस मास्टर स्ट्रोक के माध्यम से एनडीए सरकार में आधा दर्जन आयोगों का पुनर्गठन किया गया है। इसमें बाल संरक्षण अधिकार आयोग, इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग, सवर्ण आयोग, मछुआरा आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अलावा आपने देखा धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ, कई बोर्डों का गठन हुआ है। बिहार में इन आयोगों के पुनर्गठन का काम लंबे अरसे से टल रहा था। आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार 2013 के बाद से आयोगों के गठन में कोताही बरत रहे थे। कई बार आपने देखा होगा कि महागठबंधन के सरकार में भी इस आयोग के गठन की बात चली थी, एनडीए के भीतर भी चली थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे। तो अब आखिर 4 महीना पहले क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को अगर खोजने निकलिएगा तो बहुत सारे जवाब भी मिलेंगे और नीतीश कुमार की रणनीति आपको पता भी चलेगी। विधानसभा चुनाव के दरवाजे पर खड़ी सरकार ने पूरे मन से फैसला लेते हुए एक के बाद एक आयोगों का पुनर्गठन किया है, अधिसूचना जारी की है। आयोगों के पुनर्गठन में जिन चेहरों को जगह दी गई है उनमें से ज्यादातर ऐसे चेहरे हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टिकट के प्रबल दावेदार थे। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या होगी। सवर्ण आयोग का गठन किया गया। सवर्ण आयोग का गठन का सरकार ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ाने के कयास चल रहे थे, वो टिकट के लिए प्रबल दावेदारों में से एक थे, उनको किनारे लगा दिया। महाचंद्र प्रसाद सिंह को सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बना दिया और जेडीयू का भी इसमें कई नेता जो है शामिल हो गया, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, वो भी दीघा से चुनाव लड़ने का पूरा ताल ठोक रहे थे। आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, एडजस्ट कर दिया। कई नेताओं को आयोग में इसलिए जगह मिली है ताकि उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया जाए और बदले में वो इस आयोग का लॉलीपॉप लेकर के चुनाव में जम करके राजनीति करें और अपने वोट ट्रांसफर करवाएं, अपने जातीय वोट ट्रांसफर करवाएं। राजकुमार सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, उनको भी इसमें सेट कर दिया गया है, वो भी टिकट पाना चाहते थे। इसके अलावा आपको बताएं कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। अल्पसंख्यक आयोग के शुरुआत करें तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो आपत्ति आई थी जेडीयू को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के, राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। बलियावी को यह जिम्मेवारी देकर उन्हें वक्फ संशोधन कानून का ज्यादा आक्रामक न हो और इस समाज को साधा जा सके, इसलिए उनको उसमें शामिल कर दिया गया। वही नहीं,
इसमें से अलग अलग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें खास करके आप देखिएगा तो जो सिख समाज है उनको भी शामिल किया गया है। इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं शामिल करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और वक्फ बिल को लेकर के नीतीश कुमार जो कटघरे में खड़े थे उसको भी साधने का काम किया। आपको याद होगा कि जैसे ही बलियावी बने थे अध्यक्ष वैसे ही उनके विरुद्ध नारे लगने लगे थे कि उन्होंने अपने आप को बेच किया है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ वो मुहिम चला करके और उसका लॉलीपॉप लेकर के चुप हो गए हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश कुमार रणनीति बनाने के मास्टर माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि आयोग के पुनर्गठन में केवल पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि कई नेताओं के परिवार वाले और रिश्तेदारों को भी इसमें एडजस्ट किया गया है जिससे कि उनका वोट कहीं इधर उधर छटके नहीं। रिश्तेदारों को भी इसमें एडजस्ट करने के पीछे का कारण आप समझ सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में रामविलास पासवान के दामाद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान को शामिल किया गया जिनको लेकर के हंगामा चल रहा है। तो वहीं आपको पता है कि अशोक चौधरी के दामाद को भी किया गया है। इसको लेकर के और विवाद बड़ा हो गया है क्योंकि अशोक चौधरी के दामाद वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि ज्यादा विवाद फैलाने में राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है, कांग्रेस उस पर चढ़ी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ जहां सीधे तौर पे अशोक चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के निशाने पर हैं तो वहीं कांग्रेस के साथ उनका एक लंबा रिश्ता रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। तो वहीं आपको बताएं जीतन राम मांझी की तो उनके दामाद भी देवेंद्र मांझी वो भी इस आयोग में बनाए गए हैं, उनको लेकर के भी विवाद है और उन्होंने तो यहाँ तक कि एक स्टेप आगे बढ़ करके लालू प्रसाद से ही 15 दिन का सवाल पूछ लिया है और उन पर नोटिस जारी कर दिया है, उन पर केस करने की SC आयोग में बात कर दी है। इस आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को दी गई है। इस आयोग में नेताओं के परिवार को कई चेहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य मछुआरा आयोग में पूर्व विधायक अजीत चौधरी को उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है। अजीत चौधरी बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार थे, उनको भी एडजस्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो आयोगों के पुनर्गठन ने एक तरफ जहां टिकट के दावेदारों की संख्या में कटौती की है वहीं नेताओं के रिश्तेदारों को लेकर के भी खूब हंगामा मचा है और इसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा, इसमें बहस होगा, चर्चाएं होंगी और इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ निकलने वाला है। वहीं धार्मिक न्यास बोर्ड की बात करें तो सायन कुणाल को एडजस्ट करने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि सायन कुणाल दावेदार थे टिकट के और अभी अभी आपने देखा होगा कि बरबीघा में जाकर के अशोक चौधरी ने क्या कहा है। अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर कहा है कि वहां चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि इस जगह से, इस क्षेत्र से उनका लगाव है। कहा जा रहा था कि सायन कुणाल जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और उनको बरबीघा से चुनाव लड़ाया जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल के वो बेटे हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड के उन्हें सदस्य बनाया गया है। रश्मि रेखा सिन्हा मुख्यमंत्री के सचिव और रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उनके दीपक कुमार, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसको लेकर के भी हंगामा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इससे एक नया संदेश जाएगा और आप अधिकारियों में भी लगेगा कि उनको भी नीतीश कुमार की तरफ से आगे मौका मिल सकता है, उनके परिवार वालों को भी एडजस्टमेंट मिल सकती है। ये भी बात एक मैसेज जाता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा रणवीर नंदन की बात करें तो रणवीर नंदन को भी आप जानते हैं कि उनको इस बार चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उनको भी धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि वो संगठनिक व्यक्ति हैं, संगठन में कितना उनका दारोमदार रहता है और इसको लेकर के वो 24 घंटा आप देखिएगा तो या तो पूजा पाठ करते हैं या फिर संगठन के काम से वो चलते हैं। इसके साथ साथ आप समझ लीजिए कि उनको एडजस्ट करके भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है भाजपा और जदयू दोनों ने एक बड़ा कहा जाए तो दांव साधा है। नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं और बिहार चुनाव से पहले बयानबाजी भी शुरू हो गई है मंत्री अशोक चौधरी को लेकर के, जीतन राम मांझी को लेकर के। इसके अलावा चिराग पासवान को लेकर के लगातार ये बातें की जा रही है। कल ही आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि दामाद आयोग बना देना चाहिए। इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं और कल ही मैं देख रहा था कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इतना एग्रेसिव हो गई है कि उसने पूरा चिट्ठा खोल दिया है, किसको किसको नहीं बनाया है। लालू प्रसाद ने अपने साले को बनाया, लालू प्रसाद ने, राबड़ी देवी ने अपने भाई को बनाया, तेजस्वी यादव के मामा इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तूती बोलती थी उनकी। इसके बाद पूरा परिवार है। रोहिणी आचार्य का क्या बिहार की राजनीति में योगदान है वो बताएं। ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस लेकिन बाबा जी और इस चर्चा के विषय में कहीं ना कहीं आप समझ ही सकते हैं क्या कुछ। और आप एक प्रश्न पूछ रहे थे।
जी। लेकिन बाबा जब चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, चुनाव में 4 महीने बाकी है, तो सवाल खड़े हो रहा है कि जब 4 महीने बाकी है तो इन आयोगों का गठन करके कहीं ना कहीं महागठबंधन की मुश्किल बढ़ानी है। देखिए ये इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ना कहीं इस तरफ एडजस्ट हो रहा है कि इस पूरे मामले में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि ये जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जो नीतीश कुमार ने उत्पन्न किया है, उसमें जो आयोगों के गठन किए हैं, उससे साफ साफ लग रहा है कि पूरा मामला जो है नीतीश कुमार के दिमाग का एक उपज है, ब्रेन चाइल्ड है उनका, और इस ब्रेन चाइल्ड को उन्होंने बहुत बारीकी से एडजस्ट किया है। एक तो चर्चा हो रही है, दूसरे तरफ आप समझिए कि समाज का जो लोग सायन कुणाल के, जो लोग रणवीर नंदन के, जो लोग जीतन राम मांझी के दामाद के, जो लोग मृणाल के समर्थक होंगे, आपको क्या लगता है कि वो एग्रेसिव वोट नहीं करेंगे? इस पर लालू प्रसाद का पोल भी खुलेगा। पहले सीधे हमला हुआ तो होता था, अब उनको घुमा करके हमला उन पर किया जाएगा कि पत्नी को बना दिया, बेटा को अधिकार दे दिया, बेटी को एडजस्ट कर दिया। ये सारी बातें खुलकर आएंगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उठाएंगे। तो ये बातें तो नीतीश कुमार करते ही रहते हैं और नीतीश कुमार की यही तो खासियत है। जी चलिए, तो बाबा से हम समझ रहे थे नहले पे दहला में कि आगामी चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार ने बड़े कदम उठाए हैं और इस कदम से कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में हर विभाग के हर धर्म से जुड़ी हुई एक आयोग का गठन कर दिया है और इन आयोगों को बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी गई है कि चुनाव में किस तरीके से ये वोट बैंक जो है अपने तरफ ताक सके, एनडीए के और कर सके। और इसको लेकर अब बिहार में बवाल है। लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वैसे में नीतीश कुमार लगातार बड़े बड़े फैसले जो है लेकर सभी को चौंका रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।